नमस्कार दोस्तों, यथार्थ अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि प्री कम मेंस की स्ट्रेटजी आप बनाइए और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। तो आज हम लोग, चूँकि कई सारे लोगों की डिमांड भी थी और कई सारे लोग पूछ भी रहे थे कि सोशल वर्क जो है अब चेंज हो गया है उसका सिलेबस, तो उसमें क्या करें। और सोशल वर्क ऑप्शन, चूँकि अब एक ही ऑप्शन रह गया है, तो जो लोग सोशल वर्क लिए हुए थे वो सोच रहे हैं कि सोशल वर्क लें या ना लें। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सोशल वर्क का नया सिलेबस क्या, कितना नया है और उसको लेना कितना फ्रूटफुल है, हम इन सब चीज़ों के बारे में सिलेबस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यही चीज़ हम सोशल वर्क पेपर फर्स्ट, पेपर 2 के लिए, फिर डिफेंस के लिए और जीएस के जितने टॉपिक्स हैं उन सभी के लिए क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और फिर उसके बाद हम लोग उस पे बेस्ड क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना, कैसे आंसर लिखें, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले 3-4 वीडियोस में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे। और आज के वीडियो में हम लोग सोशल वर्क के पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे कि वास्तव में कितना चेंज हुआ है और कितना लेना इसको फ्रूटफुल है, या आपने जो पहले पढ़ा है वो अभी कितना काम आएगा। तो दोस्तों, अगर मोटा हिसाब देखें मेरे हिसाब से, तो सोशल वर्क के सिलेबस में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जो लोग सोशल वर्क ऑप्शनल पहले से लेते रहे हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं, वो बेझिझक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा एलिबरेट किया हुआ है। पहले क्या था कि कुछ टर्म्स एक्सप्लेन नहीं किए हुए थे, कुछ टर्म्स मिसिंग थे, हालांकि उस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे थे। ठीक है, तो अब उन्हीं टर्म्स को उसने इंक्लूड कर दिया है ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो इसलिए सोशल वर्क के सिलेबस में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए, सोशल वर्क का पेपर 1 में अगर देखें आप, तो सबसे पहला जो पॉइंट यूनिट है दैट इज डेफिनेशन, परिभाषा, अवधारणा। अब उसमें देखिए कुछ चीजें जो अवधारणा सोशल वर्क की है उसमें कुछ चीजें उसने मेंशन की है स्पेशली, जैसे सोशल डिफेंस, सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा एक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता की पूर्ति में सोशल वर्क सहायता करता है। तो सोशल वर्क से रिलेटेड या समाज कार्य से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें सोशल डिफेंस एक प्राइम कॉन्सेप्ट है और उसी को उसने मेंशन किया हुआ है। फिर सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर की अवधारणा भी समाज कार्य का एक बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट आप कह सकते हैं। कई बार समाज इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाज कल्याण में और समाज कार्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो वो समाज कल्याण भी बेसिकली सोशल वर्क का एक पर्पस समाज का कल्याण करना भी है, व्यक्ति के कल्याण, समूह के कल्याण, समुदाय के कल्याण के माध्यम से समाज का कल्याण करना। पर वो कैसे रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है, तो ये चीज मेंशन करके उसने इस टॉपिक को और स्पष्टता प्रदान कर दी है। ठीक है, बाकी चीजें पहले यूनिट में सेम है, उसकी जो मौलिक मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, समाज कार्य और सोशल वर्क एंड सोशल जस्टिस, समाज कार्य, सामाजिक न्याय, समाज कार्य और मानवाधिकार। तो इनके बारे में आप पहले भी करते हैं कि समाज कार्य का एक उद्देश्य क्या है, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो समाज कार्य किस प्रकार से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, इसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए उसने ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो ये अब ये समझ सोचिए कि ये नया पॉइंट है, ये चीज ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें ही थी और ये पहले मेंशन नहीं था, तो अब मेंशन है। मानवाधिकार पे चूंकि हम लोग मानवाधिकारवादी मैट्रिक्स पढ़ते थे, तो उसमें मानवाधिकार की बात होती थी कि सोशल वर्क कैसे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, या मानवाधिकार कौन कौन से मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, ये सब चीजें जो है ह्यूमन राइट्स में और ह्यूमैनिटेरियन मैट्रिक्स में, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में, ये सारी चीजें समाज कार्य के अंतर्गत आती थी। उन्हीं चीजों को यहाँ पे एलेबरेट किया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट जो है उसमें इसके बेसिक फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और प्लस दर्शन है, मूल्य है, भारत में, यूएसए में, यूके में जो समाज कार्य का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। तो ये चीज पहले भी थी, इसमें कुछ भी नया, आधार क्या है समाज कार्य का, उसकी फिलॉसफी क्या है, उसके मूल्य क्या है, भारत में कैसे विकसित हुआ समाज कार्य, यूएसए में कैसे विकसित हुआ, यूके में कैसे विकसित हुआ, ये सारी चीजें पहले से भी थी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि ओवरऑल सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। राइट, फिर आते हम लोग व्यक्तिगत सेवा कार्य यानी कि केस वर्क। तो उसमें भी वही चीजें हैं जो पहले थी, कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी अवधारणा, उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया और कार्यकर्ता और सेवार्थी के बीच में जो संबंध हो सकता है उसके बारे में पूछा गया। तो ये सारी चीजें पहले भी थी, अभी भी है, बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ पे उसने कुछ चीजें कम एलिब्रेट की है, या कुछ और चीजें मेंशन करनी चाहिए थी। ठीक है, बट एनीवे, जैसे कि आप देखो
ट्रांसफरेंट और काउंटर ट्रांसफरेंस पर क्वेश्चन पूछा था 16 में, ठीक है, लेकिन वो चीजें स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है, लेकिन वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप के अंतर्गत वो सब चीजें आती हैं। वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चीजें वैसे तो हमने काफी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की हैं, पर जो चीजें छूटी हुई होंगी वो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप वर्क में जो पहले था वही चीजें, उसके अर्थ, उसकी अवधारणाएं, उसके सिद्धांत, उसकी निपुणताएं, कौशल, यही सारी चीजें ग्रुप वर्क में है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आते हैं हम लोग सामुदायिक संगठन पे। अब यहां तक पार्ट 1 था, अब यहां से पार्ट 2। देखिए पहले भी ये पार्ट 2 में हुआ करता था, लेकिन कई बार कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से पार्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बंटवारा जो है ऑल्दो सिद्धांत रूप में है, पर कभी भी क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं। इसको आप ये मत समझिए कि इससे क्वेश्चन इसी में आएंगे और इससे क्वेश्चन पार्ट 2 में ही आएंगे, वो दोनों में मिक्स भी कर सकता है, कई बार करता भी है, राइट। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में भी बिल्कुल वही चीजें हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी निपुणताएं क्या है, कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, यही सारी चीजें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से थी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इस पे थोड़े और अप्लाइड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस बार, क्योंकि हमारे पास अब समय है, राइट। फिर समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन में भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो पोस्ट कार्ड के स्टेप्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पोस्ट कार्ड में वो सारी चीजें आती हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है लागत हित लाभ विश्लेषण, ये एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन किया हुआ है, लागत हित लाभ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि आपने जो इनपुट लगाया, जो कॉस्ट लगाया, उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है, जितना लगाया उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी को हम लोग लागत हित लाभ विश्लेषण या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। फिर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। प्रशासन में पारदर्शिता आप जानते हैं कितना अनिवार्य है, ये पहले मेंशन नहीं था पॉइंट, लेकिन अभी इसको स्पेशली मेंशन किया है, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ऐसे ही उत्तरदायित्वपूर्णता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने व्यवहार के लिए, अपने कार्य के लिए प्रशासन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको अधिकार मिलते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। तो प्रशासन के ये सामान्य से टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको वहां पे इसने इंक्लूड किया हुआ है, तो कुछ ये नई चीज नहीं है। डिसीजन मेकिंग पहले भी था, अभी भी है, पोस्ट कार्ड में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कई बार आप देखे होंगे बजटिंग में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2016 का ये क्वेश्चन है कि नई किसी संस्था के लिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रही है, दुर्लभ बीमारियों के क्षेत्र में, उसके लिए फंड कैसे आप इकट्ठा करेंगे। तो ये बजटिंग का पार्ट हो गया, फंड कैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो ऑल्दो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, बट उस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे थे, इसलिए इसे परिवर्तन नहीं माना जाना चाहिए, बस उसको स्पष्ट किया गया है, यही मानिएगा, ठीक है। सोशल वर्क रिसर्च में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, सारी चीजें वही हैं समाज कार्य शोध के अंतर्गत। जो चीजें आप पढ़ते थे, उसकी प्रक्रियाएं, उसके चरण, विभिन्न प्रकार शोध के प्रकार, तो ये सब चीजें हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। आंकड़ों का संग्रह करना, तथ्यों का निरूपण, ये सारी चीजें यहाँ पे सोशल वर्क रिसर्च के अंतर्गत है, और ये भी हम लोग कवर करेंगे। सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया में कुछ नई टर्म्स उसने यूज किए हैं, बट ऑलरेडी ये टर्म सोशल एक्शन के पार्ट है। जैसे पैरवी, एडवोकेसी हम लोग पढ़ चुके हैं सोशल वर्क के डिफरेंट अप्रोचेज में, सोशल एक्शन के, वहां पे हम लोगों ने एडवोकेसी के बारे में पढ़ा है। लॉबिंग एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को हिंदी में संजाल के रूप में एक्सप्लेन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, और लॉबिंग की हिंदी भी लॉबिंग ही लिखी है। लॉबिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि अपने किसी हित को पूरा करने के लिए वैचारिक रूप से किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना, ताकि वो आपके फेवर वाला काम करे, तो दैट इज लॉबिंग। नेटवर्किंग का मतलब अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार करना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सके और अपने ऑब्जेक्टिव को और स्ट्रांग बना सके, ठीक है। इसमें एक और चीज मेंशन है, लोक शक्ति। तो लोक शक्ति अगर कहें कि नया टर्म यूज किया हुआ है, बट ये नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? क्योंकि सोशल एक्शन की पूरी अवधारणा ही जन सहभागिता के ऊपर निर्भर है। तो जितनी ज्यादा जन सहभागिता होगी, सोशल एक्शन उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो जनता की भागीदारी लोक शक्ति का ही प्रारूप है, लोक शक्ति ही जन भागीदारी को कहते हैं, ठीक है। तो लोक शक्ति का मतलब जनता की जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने का तरीका होगा, या जो रिजल्ट मिलेगा वो उतना ही प्रभावशाली तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक जो चीज उसने नया ऐड किया है, जो अलग यूनिट के रूप में या अलग पॉइंट के रूप में मेंशन किया है, डायमेंशंस ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस, समाज कार्य अभ्यास के आयाम। तो समाज कार्य अभ्यास के क्या क्या आयाम है, जैसे इंटीग्रेटेड, समन्वित अप्रोच, समन्वित डायमेंशन हो गया,
इकोलॉजिकल हो गया, पारिस्थितिकी हो गया, और सिस्टम चेंज यानी कि आप व्यवस्था परिवर्तन, रेडिकल मतलब आमूल-चूल परिवर्तन, फिर सामान्यकृत अप्रोच। तो ये सब सोशल वर्क प्रैक्टिस के नए आयाम हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो अगर आप देखें तो ओवरऑल नए टर्मिनोलॉजी में नया यूनिट जो है एक्स्ट्रा ऐड किया उसने, बस वो एक ही ऐड किया हुआ है, और वो भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत हो। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे किताबों के बारे में। तो देखिए, बुक तो वैसे बहुत सारी हैं, पर मैंने कुछ बुक मेंशन की है, पर ये सारी लेनी जरूरी नहीं है। फर्स्ट पेपर के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप परचेज करते हैं तो सारी बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, संगीता तेज की किताब के बारे में कहूँ कि अगर कवरेज के हिसाब से देखा जाए तो संगीता तेज की किताब का कवरेज सबसे ज्यादा है। बहुत ही मोटी बुक है ये, और इसकी कॉस्टिंग भी मेरे ख्याल से 700-800 के आसपास ऑनलाइन मैंने अभी देखा था हाल ही में, तो 700-800 के आसपास इसकी प्राइस है। संगीता तेज की किताब में अच्छी चीज यही है कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 और यूपी पीएससी के हिसाब से लिखा गया है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इसमें आपको मिल जाएंगे, और प्लस इसमें कवरेज ज्यादा किया हुआ है। इसके साथ ड्रॉबैक क्या है कि इन्होंने नेट के पेपर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें इसमें डाल के इसको बहुत ज्यादा मोटा बना दिया है किताब को। ठीक है, तो आप किताब ले सकते हैं, उसको यूनिट वाइज अलग अलग करके पतला करके भी रख सकते हैं, या रखना चाहे तो पूरी किताब भी रख सकते हैं। बट इसको मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं कि इसमें आपका कवरेज एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, तो इधर उधर भटकने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पर कुछ चीजों के लिए आपको इधर उधर तो जाना ही पड़ेगा, पर सबसे ज्यादा कवरेज अगर देखा जाए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंक्लूड करके तो संगीता तेज की किताब में। तो मेरे ख्याल से आपको ये किताब ले लेनी चाहिए। ठीक है, बट एनीवे ये आपकी मर्जी है कि आप ये लेना चाहते हैं कि नहीं। कई लोगों को संगीता तेज की किताब पसंद नहीं आती है, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको शायद ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आती। एक और किताब मैं रिकमेंड करूंगा बालेश्वर पांडे की, पेपर 1 के लिए, समाज कार्य के नए आयाम। ये किताब भी आप ले सकते हैं, काफी अच्छी किताब है। ये हिंदी मीडियम के लोगों के लिए बता रहा हूं मैं। संगीता तेज की किताब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। बालेश्वर पांडे की मेरे ख्याल से, मेरे पास तो हिंदी मीडियम वाली है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का मैं श्योर नहीं हूं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। फिर राजा राम शास्त्री की किताब जो है एक रेफरेंस बुक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। इसमें लैंग्वेज जो है हिंदी में काफी थोड़ी आसान नहीं रहती है, तो अगर दूसरे स्ट्रीम के लोग आते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है इस किताब को पढ़ने में। बट वैसे ये किताब सबसे अच्छी किताब है। कॉन्सेप्ट वाइज आपको लगभग हर चीज के बीज इसमें मिल जाएंगे। सोशल वर्क में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। हाँ, डिटेल भले ना मिल पाए सभी चीजों के, पर काफी अच्छी बुक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। थोड़ी सी इनकी जो भाषा का स्तर है वो थोड़ा ऊंचा है, बस इसलिए कई लोगों को दिक्कत होती है, बट वैसे ये अच्छी बुक है। आसान भाषा के रूप में सुरेंद्र सिंह की बुक ले सकते हैं। सुरेंद्र सिंह की बुक जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और इसे आप ले सकते हैं। ये इसकी भाषा काफी इजी है और जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, इनमें से आप अगर लेना चाहें तो एक संगीता तेज की ले सकते हैं, मोटी किताब है, तो आपको दोनों पेपर के लिए काम चल जाएगा। और राजा राम शास्त्री की बुक अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड बुक है, रेफरेंस का, लेना चाहे तो ले सकते हैं। वैसे संगीता तेज और बालेश्वर पांडे ले ले तो फिर बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। रही बात इग्नू की, तो इग्नू के मटेरियल जो है बहुत ही स्टैंडर्ड हैं, और मेरे पास तो ज्यादातर जो अवेलेबल है वो इंग्लिश में है। वैसे मेरे ख्याल से इसके हिंदी में भी अवेलेबल है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। वैसे टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम चीजें कवर करते रहेंगे और मेरे पास जो इससे रिलेटेड होगा उसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इग्नू के जो मेरे पास अवेलेबल होंगे, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी मैं अपने लेक्चर प्रिपेयर करने में इसकी हेल्प भी लेता हूँ, राइट। तो इग्नू से राजा राम शास्त्री हो गए, बालेश्वर पांडे हो गए, तो इनकी हेल्प लेकर के ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं पढ़ना, क्योंकि उसमें काफी लेबोरेट करके दिया होता है, राइट, तो कई बार आपका समय कम होता है कि उतनी चीजें पढ़े, तो क्रक्स मैं आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ और करा ही दूंगा। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं किसी विशेष टॉपिक के बारे में। वैसे आप नेट पे सर्च करके किसी खास टॉपिक पे सर्च करें तो इग्नू का मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। हिंदी वाला इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बट आप इग्नू की साइट से डाउनलोड कर लें। मैंने कई बार कोशिश की थी पर डाउनलोड नहीं हो पाया। मेरे पास ज्यादातर इंग्लिश वर्जन ही है, ठीक है। तो ये रही किताबों की बात दोस्तों। जल्दी हम लोग अगले वीडियो में आपसे पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 में क्या स्टडी होनी चाहिए, कि बहुत सारे लोगों को पेपर 2 में बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट, कि सोशल वर्क का अप्रोच क्या हो, कैसे हम उसे टैकल करें, कहाँ से मटेरियल है। क्योंकि
तो ये सब बातें जो हम लोग पेपर 2 के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।